अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, पिछली 3 वीडियो के अंदर हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट देखा था। अगर मैं जल्दी से इनको रिवाइज़ कराऊँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमने पहचान देखी थी, ता है, ती है वगैरह। उसके अंदर हमने ये देखा था कि सिंपल के अंदर तो कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर डू और डज इस्तेमाल होता है। हाँ, उसके बाद हमने वहाँ देखा था कि प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसके बाद देखा हमने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान थी रहा है, रही है वगैरह। और उसके बाद उसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर इस्तेमाल होता था। वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती थी। उसके बाद हमने परफेक्ट देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें हमने देखा उसकी पहचान थी चुका है, चुकी हूँ वगैरह। और अलिफ है, छोटी है, बड़ी है वगैरह, इसकी पहचान थी। और हमने वहाँ देखा था इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, हैज़ और हैव। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले कोई भी टेंस हो, अगर उर्दू का फ़िक्रा दिया गया, आपने उसकी इंग्लिश बनानी है, तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, आपको सबसे पहले उस फ़िक्रे की पहचान ढूंढनी है। आपको सबसे पहले उर्दू फ़िक्रे के अंदर ये देखना है कि ये जो जुमला है किस टेंस का है। अगर आपको पता चल जाएगा ये जो फ़िक्रा है किस टेंस का है, फिर आपके लिए जो है इंग्लिश बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले उस फ़िक्रे को पहचानना है। ठीक है, अगर कोई उर्दू फ़िक्रा हो जिसके आखिर में लिखा हो ता रहा है, ती रही है, ठीक है, वगैरह दिया हो, तो वो किसका फ़िक्रा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा होगा। ये है इसकी एक पहचान। दूसरी पहचान क्या है, इसकी पहचान है रहा है, रही है। ठीक है, ये इसकी दूसरी पहचान है। अगर आपने अच्छी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा है, तो अगर आपको याद हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है, तो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी पहचान आ गई। तो इसको फ़र्क कैसे करेंगे, फिर तो दोनों ये सेम हो जाएंगे ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वहाँ पे क्या था, अगर आपको याद हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने वक्त का जिक्र नहीं किया था, हमने वक्त का, मुद्दत का जिक्र नहीं किया था। लेकिन इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम वक्त का और मुद्दत का जिक्र करेंगे। अगर मैं आपको एक जुमला दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप पहचान देखो, आखिर में लिखा हुआ रहा है। अगर जिसने अगर आपको पता हो, अभी मैंने क्या कहा है, अभी मैंने कहा है वक्त और मुद्दत का जिक्र किया गया हो, तब अगर रहा हो तो वो किसका फ़िक्रा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। अगर यहाँ पे देखिए इस जुमले के अंदर वक्त और मुद्दत का जिक्र किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है सुबह से, इसका मतलब वक्त बताया जा रहा है, मुद्दत बताई जा रही है कि कब से जो है वो किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे जुमला देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वक्त बताया जा रहा है, मुद्दत बताई जा रही है। जब वक्त का और मुद्दत का जिक्र किया गया हो और आखिर में पहचान हो रहा हूँ, रही है वगैरह जो है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा कब होगा, जब वक्त का और मुद्दत का जिक्र ना किया गया हो। अगर सिंपली लिखा हो, अगर सादा लिखा हो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा। अगर वहाँ पे लिखा हो मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, यानी अगर वक्त का और मुद्दत का जिक्र किया गया हो और आखिर में लिखा हो रहा है, रही है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। ठीक है, दोबारा से समझिए कि अगर जो है वक्त और मुद्दत का जिक्र किया गया हो और आखिर में लिखा हो रहा है, रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पहचान हमने देख ली। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ते हैं टेंस के अंदर, हम हर टेंस के अंदर देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। अगर आपको भूल भी जाए इसका जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रेजेंट, ये परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, आपको परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद है। हेल्पिंग वर्ब क्या था परफेक्ट का, हैज़ और हैव था, हैज़ और हैव था ना। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिर्फ हैज़ और हैव नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हो फिर ये तो परफेक्ट का हो जाएगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन।
अभी तक हम क्या चीज़ें देख चुके हैं, हम पहचान देख चुके हैं और क्या देख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब देख चुके हैं। अगर पहचान हो, अगर जुमले के अंदर वक्त का और मुद्दत का जिक्र किया गया हो और आखिर में पहचान हो रहा है, रही है, तब वो किसका फिक्रा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फिक्रा होगा। दूसरी चीज़ हमने देखी, इसकी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, इसका क्या है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। अब मैंने आपको बताना है हैज़ बीन कहाँ इस्तेमाल होता है और हैव बीन कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही शी इट, और वाहिद नाम के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। आई वी यू दे के साथ हम क्या करते हैं, हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक नई चीज़ है, आपने पिछले 3 टेंसेस के अंदर आप क्या करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद लिखते थे आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, उसके बाद वर्ब लिखते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने वक्त का और मुद्दत का जिक्र किया गया है इन जुमलों के अंदर, तो आपने उसकी जब इंग्लिश बनानी है तो आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। अब सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, अभी तक आपने ये देख लिया इस टेंस की पहचान क्या है। इस टेंस की पहचान जो है, अगर जुमले के अंदर वक्त का या मुद्दत का जिक्र किया गया हो और आखिर में पहचान हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फिक्रा होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, ही शीट और वाहिद नाम के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होता है, आई वी यू दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है, हैव बीन इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने इस चीज़ को माइंड के अंदर हमेशा रखना है। जहाँ पे भी कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, जहाँ पे भी जिस टेंस के अंदर भी कॉन्टिन्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, किसका लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, कॉन्टिन्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, तो वो हमारे पास वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा फ़िक्रा हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस का लफ्ज़ आ जाए ना, कॉन्टिन्यूस का, वहाँ पे हमेशा वर्ब की जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। कहाँ पे, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस का लफ्ज़ हो। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस का लफ्ज़ हो वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसकी पहचान क्या है, तारा है, ती रही हैं। अगर तारा है, ती रही है के साथ हमारे पास इसकी दूसरी पहचान क्या है, इसकी दूसरी पहचान है अगर वक्त या मुद्दत के साथ आखिर में लिखा हो रहा है, रही है, तब ये है इसकी दूसरी पहचान है। तब वो हमारे पास किसका फिक्रा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला देखते हैं यहाँ पे, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखते, आपने 3 टेंस पढ़ लिए हैं, वहाँ पे हम क्या करते थे, ये फार्मूला लिख के हम जुमला बना देते थे। लेकिन इस टेंस के अंदर वक्त का भी जिक्र किया गया है, मुद्दत का भी जिक्र किया गया है, तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। अब सिंस किसके साथ इस्तेमाल होता है, फॉर किसके साथ इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, फिर आगे जिसकी भी उर्दू लिखी होगी कि एक हफ्ता है तो लिख दो ए वीक, अगर सुबह लिखा हुआ है तो लिख दो मॉर्निंग, अगर लिखा हुआ है 1 मार्च यानी 1 मार्च लिखा है तो इंग्लिश में लिख दो 1 मार्च। यानी इस तरह से आप उर्दू देख के उसकी इंग्लिश बना के आखिर में लिख सकते हो। यहाँ पे दोबारा फार्मूला क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर हम यहाँ इसी फार्मूले को माइंड के अंदर रखें और एक जुमला देखें तो क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुमला लिखा हुआ है मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे वक्त जिक्र किया गया है ना, तो ये आखिर में लिखा हुआ है रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, काम है उसका, किस चीज़ को पढ़ता है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब को पढ़ता है, किताब ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, आई की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, और आखिर में क्या लिख देना आपने,
जो टाइम दिया गया हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुबह से, सुबह की इंग्लिश क्या होती है मॉर्निंग, तो यहाँ पे मॉर्निंग लिख देनी है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है कि आपने ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है, और आखिर में जो जिसकी भी उर्दू दी गई होगी उसकी इंग्लिश बना के आप फ़िक्रे के अंदर लिख दो, आपका जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो चलिए देखते हैं। चलें जी, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर और सिंस। हम ऑब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अच्छा, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। हमें वक्त और मुद्दत दी जाती है, वक्त और मुद्दत का पता होता है, हम कह सकते हैं अच्छा इस टाइम से शुरू हो रहा है, यानी वक्त बताया जा रहा होता है, मुद्दत बताई जा रही होती है। या सिंपली अल्फाज में मैं कहूँ, गिने चुने वक्त के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, गिने चुने वक्त के लिए। हमें वक्त जो है उसको गिना जा सकता है, हम बता सकते हैं कि इतने टाइम से, ठीक है, इतने घंटे से, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप समझिए कि एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो है यहाँ से लेकर ये सुबह है ना, ये दिन है। अगर मैं कहूँ ये सुबह से किताब पढ़ रही है, ठीक है, ये पूरी सुबह है, सुबह से किताब पढ़ रही है। अब मुझे क्या पता वो सुबह के 2 बजे से किताब पढ़ रही है, सुबह के 3 बजे से किताब पढ़ रही है, किस टाइम से। यानी मुझे ये तो बताया गया है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो बताया गया है कि यहाँ से भाई सुबह से पढ़ रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक पढ़ती रहेगी और कब तक जो है वो उसने सुबह के कौन से टाइम से। यानी इसमें मुझे वक्त और मुद्दत बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही। अगर आपको याद हो फॉर के बारे में हमने क्या देखा था कि इसमें वक्त और मुद्दत बताई जा रही हो, जिसमें वक्त और मुद्दत का जिक्र किया गया हो, वक्त और मुद्दत बताई गई हो, उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें वक्त और मुद्दत नहीं बताया गया हो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली अल्फाज में गिने चुने वक्त के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जिस वक्त को हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जो है एग्जाम्पल देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 5 मिनट, यानी हमें पूरा बताया जा रहा है। मैं अगर आपसे कहूँ मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ, यानी अभी टाइम अगर 2 बजे हैं या 9 बजे का टाइम है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ। इसका मतलब मैं 9 बजने में से 5 मिनट रहते थे, मैं तब से पढ़ रही हूँ, यानी इसमें वक्त बताया गया है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 हफ्तों से, वक्त तब भी बताया गया है। 3 दिनों से वक्त तब भी है। 6 महीनों से वक्त तब भी है। अगर आपको बताया गया हो कि यानी 9 बजे से पढ़ रही है, अब मुझे नहीं पता 9:01 से पढ़ रही है, 9:02 से पढ़ रही है, अब नहीं पता। यानी इसके अंदर जो है पॉइंट ऑफ टाइम इसको कहा जाता है। यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो बताया जा रहा है 9 बजे से, ये नहीं बताया जा रहा है कि किस पॉइंट से वो पढ़ रही है। उसके बाद 1 जनवरी से, ठीक है, मंडे से, यानी जब मंथ होते हैं उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो सन होते हैं जैसे कि 1994 हो गया, 1800 हो गया, और इनके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एक और आपने पिक देखनी है, वहाँ पे हम यूज़ देखेंगे इसका। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस और फॉर का यूज़ किया हुआ है कि सिंस किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, फॉर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और सिंस के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो बताते हैं लेकिन हमें ये नहीं बताते कि काम कब तक मुकम्मल होगा। फॉर के लिए हम बताते हैं कि मतलब इसी टाइम से स्टार्ट हो रहा है, गिने चुने वक्त के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा हो 10 मिनट से, 10 मिनट का लिखा हो तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। 8 घंटे से, 5 दिनों से, उसके लिए भी फॉर का इस्तेमाल। 3 सालों से, उसके लिए भी फॉर का इस्तेमाल। 2 सदियों से, उसके लिए भी फॉर का इस्तेमाल। उसके बाद 8 बजे से, मंडे से, मंथ के लिए भी, और हम सन के लिए भी सिंस का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको जितना भी अच्छा कंसेप्ट हो, अगर आपको भूल जाए कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं तो फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, आप उसके ज़रिए आसानी से समझ सकते हो सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। सुनिए, अगर हम उर्दू फ़िक्रे के अंदर जिन अल्फाज की जमा बना सकते हैं उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी उर्दू फ़िक्रे के अंदर जमा नहीं बन सकती उनके साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुनिए,
उर्दू फ़िक्रे के अंदर जिनकी जमा बना सकते हैं उसके साथ फॉर का इस्तेमाल, और जिनकी नहीं बना सकते उनके साथ सिंस का इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बजे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 8 o'clock। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं जब उर्दू में लिखते हैं 8 बजे, अब इसकी जमा बना सकते हो आप, 8 बजो लिख सकते हो, ये तो गलत होगा, ठीक है। यानी जिसकी जमा नहीं बना सकते उसके साथ क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं, और जिनकी जमा बना सकते हैं उनके साथ फॉर लिखते हैं। आपको पता है मिनट, मिनट की जमा क्या होती है, मिनटों, इसकी जमा बन सकती है ना मिनट की, मिनटों। घंटे, 1 घंटा, इसकी जमा बन सकती है ना घंटों, ठीक है, इसके साथ भी फॉर। दिन की जमा बन सकती है दिनों, इसके साथ भी फॉर। महीनों की इंग्लिश बन सकती है, जी बन सकती है, महीनों के साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे। सदियों, जिसकी जमा बन सकती है उसके साथ फॉर, जिनकी जमा नहीं बन सकती उनके साथ सिंस। अब आप कहोगे कि सुबह, सुबह की जो है जमा बन सकती है, आपने उर्दू के अंदर सुबह लिखा होगा, शाम लिखा होगा, तो शायर जो हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो असल जो के अंदर जो रूल्स होते हैं, सुबह की जमा नहीं होती, ठीक है, सुबह की जमा नहीं होती, ना ही शाम की जमा होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि 1982, इसकी जमा बना सकते हो, नहीं, तो आपको पता चल गया सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। गिने चुने वक्त के लिए हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमें वक्त और मुद्दत पता एग्जैक्ट नहीं बता सकते। स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ है कि ये काम यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें नहीं बताया हुआ कि वो किस पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो मैंने ट्रिक बताई कि उर्दू के अंदर जिन अल्फाज की जमा बन सकती है उनके साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, जिनकी जमा नहीं बन सकती उनके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि रूल्स देखते हैं, कि फार्मूले देखते हैं, और ये तरीक़ेकार देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आपको पता चल गया सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं जो भी, अगर लिखा हो सुबह लिखा हो तो उसके इंग्लिश के अंदर लिख देंगे मॉर्निंग, अगर 1 घंटे से लिखा हो तो लिखेंगे 1 आवर, तो डिपेंडिंग अपॉन के उर्दू के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको, इस फार्मूले को माइंड के अंदर रखते हुए जुमला बनाते हैं। इस जुमले को देखिए, डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज़ का इलाज कर रहा है। पहचान देखिए, रहा है और लिखा हुआ है 1 हफ्ते से, यानी वक्त बताया गया है, तो ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर की इंग्लिश होती है डॉक्टर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, काम, इलाज करना, इलाज करना की इंग्लिश क्या होती है, ट्रीट। यहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, आईएनजी वाली फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लिख के उसके साथ आईएनजी लगा दो तो ये आईएनजी वाली फॉर्म होगी। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट। उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हफ्ता लिखा हुआ है, यानी हफ्ते की इंग्लिश जमा बनती है ना हफ्तों, तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर अ वीक, ठीक है। इस तरह से आपने बाकी जुमले भी देख लेना है। अगर हम मनफी की बात करें, सारा फार्मूला वही सेम है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है आपने, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, बड़ा है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, बड़ा है, हैज़ बीन है और हैव बीन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ है और बीन है, इसके दरमियान में आएगा नॉट, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। पहले जो है, हम पहले जो हमने टेंसेस देखे, कॉन्टिन्यूस देखा, परफेक्ट देखा, इंडेफिनिट देखा, वहाँ पे हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने हेल्पिंग हैज़ लिख के उसके बाद नॉट और बीन, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो बड़ा है, उसका नाम बड़ा है, तो उसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम जो भी इंग्लिश दी गई होगी ना, यानी जो वक्त दिया गया होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखी हुई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ही लिखी हुई, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बारिश शाम से नहीं हो रही, ठीक है। इस जुमले के अंदर आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया हो, जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इट लिख के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हैज़ बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा, इट के साथ हैज़ बीन आएगा। हैज़ बीन नॉट कहाँ पे आता है, दरमियान में आता है, यानी हैज़ और हैव के दरमियान में आता है,
दरमियान में नॉट लिख के उसके बाद लिख दो बीइंग, उसके बाद जो है वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद लिखो सिंस और फॉर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वक्त कौन सा दिया हुआ था, शाम का वक्त दिया हुआ था। तो शाम के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा, शाम के साथ सिंस आता है। ठीक है, अब सवाल है कि देखिए वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओ, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद लिखो बीन। ये बीन क्या है, अच्छा आपने ये बात याद रखनी है, जिनका जो है हेल्पिंग वर्ब बड़ा होता है तो उसको जो है हम आगे लिखते हैं। ये देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज़ और हैव लिख के उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद बीन लिखेंगे। हैज़ बीन इकट्ठा नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। हैज़ बीन कहाँ पे इकट्ठा लिखना है, सिंपल टेंसेस के अंदर हैज़ बीन इकट्ठा लिखते हैं, जबकि मनफी के अंदर और सवाले के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को जो है अगर मनफी है तो हैज़ बीन के दरमियान हम नॉट लगा देते हैं, अगर वो सवाली है तो हैज़ को पहले लिख के उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद बीन लिखो। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सिंपल टेंस के अंदर हम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जो है हम हैज़ बीन इकट्ठा लिखते हैं, और लेकिन अगर मनफी है तो नाट जो है हैज़ और हैज़ लिखो, उसके बाद नाट लिखो, उसके बाद बीन लिखो। ठीक है, अगर वो सवालिया है तो सबसे पहले एज हैज़ लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद बीन लिखो, और उसके बाद क्या करना है आपने, वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल करो, जो वक्त दिया गया है उसकी इंग्लिश लिखो बस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं। आपने सब्जेक्ट देखना होता है, अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो आप लिखो हैज़ लिखो, अगर सब्जेक्ट जमा है तो लिखो हैव। यहाँ पे चूँकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो हैज़ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ है सिंस 4 o'clock यानी 4 बजे से। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनके फार्मूले क्या हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके फार्मूले। अगर सिंपल हैं तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद लिखो हैज़ बीन। यहाँ पे हैज़ बीन इकट्ठा है, अगर मनफी वाला होगा तो हैज़ और बीन के दरमियान क्या आएगा, नॉट आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैज़ बीन इकट्ठा है, हैज़ बीन कहाँ पे इकट्ठा आएगा, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। यहाँ पे देखिए हैज़ और हैव के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया, इनके दरमियान में नॉट है फिर बीन है, उसके बाद वहीं आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल करो, और आखिर में जो है वक्त दिया गया है उसकी इंग्लिश लिखो। और इंटेरोगेटिव का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बड़ा है तो यहाँ पे हैज़ लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, अगर हेल्पिंग वर्ब जो है बड़ा है तो आप नॉट उनके दरमियान में लगाओ। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तब क्या करो, हैज़ लिखो पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, फिर बीन लिखो। ये बात आपने हर टेंस के अंदर याद रखनी है, उन टेंसेस के अंदर जिनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कुछ प्रैक्टिस टेंसेस दिखाती हूँ, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे टेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे अपनी इनको पढ़ लेना है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बस यही बताऊंगी इसकी पहचान क्या होती है, तारा है तीर ही है। अगर जो है वक्त और मुद्दत का जिक्र किया गया है तब क्या करो, उसके साथ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है फिक्रा होगा। इसकी जो हमारे पास फार्मूला है वो बाकी टेंसेस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो जाता है, यानी हम ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में जो वक्त दिया गया है उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आप, उसके बाद क्या लिखो, आप लिखो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, हैज़ बीन और हैव बीन। जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बड़ा है तो उसके दरमियान में नॉट लिखते हैं, और जो जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैज़ को पहले लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद फिर बीन लिखो, और उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर का इस्तेमाल करो, जो वक्त दिया गया है, मुद्दत दी गई है, उसकी इंग्लिश लिखो। ठीक है, यहाँ तक हाँ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो है रूल्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।